कम ऑन दादा, पेपर का इतना अच्छा लॉन्च होने के बाद आपका इस तरह छोड़ के जाना अच्छा लगता है क्या? प्लीज। तू नहीं समझेगा समीर। क्या बात है? इज इट दैट यू आर नॉट हैप्पी विद द टर्म्स, या फिर फैसिलिटी से खुश नहीं हैं आप? क्या बोलता है रे तुम? अरे नरेंद्र मेनन के साथ काम किया है हम, 25 साल उसके साथ स्ट्रगल किया है, उसके साथ छोटे छोटे जगह से भी काम करता था, पर हमारी बात, हमारा आइडियालिज्म बड़ा होता था। छोटे छोटे टूटे फूटे डेस्क होते थे, पुराने टाइपराइटर होते थे हमारे, पर बड़ी बड़ी स्टोरी टैकल किया करते थे। इधर दफ्तर तो बहुत बड़ा है, डेस्क भी बड़ा बड़ा है, कमरे में प्लांट्स है, कारपेट है, एसी है, पर इधर खुली खिड़की का ताजा हवा नहीं है। इस विशाल एस्टेब्लिशमेंट में हमको लगता है कहीं बात छोटी होने वाला है। पर ये कैसे हो सकता है दादा? हम सब साथ में हैं। कौन सब साथ में है? सिर्फ तुम और हम, और सब तो ही हैं बॉम्बे में। और फिर तुम यंग है, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। पर दादा, आपको कोई तो पेपर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा कोई पेपर? अरे हम पूछता है क्या हम फिर से फ्रीलांसर नहीं बन सकते क्या? हमारा कलम में ताकत नहीं है क्या? और वो जो बुक हम कब से लिखना चाहता था, कभी लिखेगा? अरे ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये जो तुम्हारे राजधानी है ना दिल्ली, ये हमारे लिए जरा कॉम्प्लिकेटेड है। अपना मुंबई अच्छा है, थोड़ा वक्त वाइफ के साथ बिताएगा। बहुत नेग्लेक्ट किया उसको सारी लाइफ। ठीक है दादा। पर देखो, हम जुदा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अलग अलग स्टेशन पर सेटल हो रहे हैं। हो सकता है किसी जंक्शन पे फिर हम दोनों मिले, देन विल फाइट टुगेदर। ओके ओके। चले। हाँ हाँ ठीक है मित्र, मैं बात करती हूँ। ओके, मुझे यकीन है एडिटिंग वाले जरूर इस पर कुछ ना कुछ काम करना चाहेंगे। नहीं, इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी। हाँ, अपना नंबर बताओ मुझे। हाँ ओके, हाँ ओके, ऑलराइट, आई प्रॉमिस, ऑलराइट, आई कॉल यू बैक, बाय बाय। यार समीर, इस स्थिति में मेरी तुमसे दरख्वास्त है, एक्टिंग एडिटर की जगह तुम ही क्यों नहीं फुल फ्लेज एडिटर बन जाते यार, प्लीज। ठीक है, लगता है फिलहाल मुझे ही खूंटे से बनना पड़ेगा, पर देखो, मैं रहूंगा टेम्परेरी एडिटर ही। जैसे ही हम सही शख्स को ढूंढ लेते हैं, मैं अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहूंगा। यू नो, द रिपोर्टर्स वर्ल्ड। इट्स अ डील। पर तुम नए एडिटर की खोज में कोई कमी नहीं रखोगे। ओके ब्रदर, अब तो खुश। एक्सक्यूज मी, तो आप यहाँ बैठे हैं चीफ रिपोर्टर साहब? आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। एडिटर साहब बोलो भाई, एडिटर साहब। फ्रॉम टुडे हिज पोस्ट हैज चेंज्ड। Really? Oh, congratulations! That's great. इसका मतलब घोष साहब रुकने के लिए तैयार नहीं हुए? Well, he has reasons. पर आप इतने मुरझाए से क्यों बोल रहे हैं? पार्टी देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी वार्टी होगी बाद में। पहले मुझे रिपोर्टिंग टीम अब और दुरुस्त करनी पड़ेगी। And I have the right persons in my mind for that. I better get busy. Come on, शीला, तुम मुझे अपनी स्टोरी भी सुना सकती हो और हेड हंटिंग में मेरी मदद भी कर सकती हो। Okay. Okay? Bye. See you. बाय फोक्स। Hello?
happiness and in man. Very little knowledge is dangerous. हाँ याद है यार, हम दोनों एक साथ अपना बर्थडे मनाया करते थे यूनिवर्सिटी के दिनों में। याद है बाबू, याद है समीर। और अभी आलम है कि पहचानने से भी कतराया जा रहा है। अरे नहीं यार, दरअसल तू बहुत बदल गया है। बड़ा
बिल्कुल नहीं बदले। तुम तब भी इमोशनल ब्लैकमेलर थे, आज भी इमोशनल ब्लैकमेलर हो। बोल, व्हाट डू यू वांट? डू अ स्टोरी फॉर मी। मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, you got it. Cheers. Yes. अम्मा ने दुबई जाने से एक दिन पहले हम सब बच्चों को अपने पास इकट्ठा किया। बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें हम सबसे करी। हमें खाने के लिए मीठी गोलियां भी दी और फिर मुझसे कहने लगी, देखो सबीहा, तुम अपने सब भाई बहनों का खूब ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। तुम जितनी तेज हो ना पढ़ाई में, उसी से मुझे एतबार है कि तुम बहुत आगे जाओगी। तुम वकील बनना एक दिन, और जमात की जितनी तकलीफ शुदा औरतें हैं ना, उन सब के लिए लड़ना। वो अपने वकील साहब है ना, विक्रम राठी, उन्हीं की तरह बनोगी ना। और अब मैं कहाँ वकील बन सकती हूँ? अम्मा का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों बेटी, क्यों कहती हो ऐसा? पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं है और स्कूल में भरने के लिए फी भी नहीं है। सारा वक्त घर में गुजर जाता है 5-5 भाई बहनों को संभालते हुए। अगर ये ना होती, ना जाने इन बच्चों का क्या होता। कब आएंगे तुम्हारे अब्बू? क्या पता, कभी कभी तो फैक्ट्री में बहुत देर तक काम करना पड़ता है, कोई ठिकाना नहीं। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ, फिर आऊंगा तुम्हारे अब्बू से मिलने। अंकल, आप इसके बारे में अपने अखबार में लिखना, जरूर लिखना। शायद इसे पढ़कर अम्मा किसी तरह से वापस आ सके। ठीक है बेटी, जरूर लिखूंगा। खुदा हाफिज। खुदा।
बोल देना अपनी उस छोकरी से, आइंदा किसी पेपर वाले से बात नहीं करेगी, समझा? न्याय और कानून के ठीक नाक के नीचे ये सब हो रहा है मनोज साहब। शोषण हो रहा है, शोषण। ईस्टर्न दिल्ली और पुरानी दिल्ली की इन छोटी छोटी बस्तियों में गरीब और पिछड़े हुए लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर और खुलेआम शोषण हो रहा है, मगर हम सब कुछ नहीं कर सकते। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है इस देश का? आई कांट अंडरस्टैंड। इनके एम्बेसी के जरिए मैंने कई बार संदेशा भिजवाया है कि उस औरत को छोड़ो जिसे इन बदमाशों ने जबरदस्ती कैद कर रखा है। उनके सो कॉल्ड एम्प्लॉयर्स ने। दुबई के पुलिस स्टेशन में भी मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर कुछ नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। और ये जो राशिदा बेगम का मामला है ना, ये अकेला नहीं है। इनके जैसी सैकड़ों राशिदाएं हर रोज झूठे झांसे देकर, अच्छी नौकरी और पैसे की लालच देकर इस देश से ले जाई जाती है और ले जाई जाती रहेंगी। और वहां पहुंच के उन्हें जबरदस्ती इन जानवरों की हवस का शिकार बनना पड़ता है, या तो सेक्स स्लेव बनना पड़ता है, या तो फिर खुलेआम वैश्या बनने पर मजबूर होना पड़ता है। और उधर उनके घर वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनकी अम्मी जान वहां ठीक होंगी और एक दिन ढेर सारा रुपया पैसा लेके आएंगी और वो सब आराम से रह सकेंगे। और इनके घर वालों में से जब कोई आवाज उठाता है या अपने बहू बेटियों के खिलाफ हुए जुल्म या धोखाधड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है, तो उसका भी वही हाल होता है जो उस बेचारे बशीर मोहम्मद का हुआ था। आई टेल यू, पूरा माफिया है, माफिया इन लोगों का, सब मिले हुए इस क्राइम सिंडिकेट में। आई टेल यू, आई फील डिस्गस्टेड। कितनी खूबसूरत जिंदगियां बनने से पहले बिगड़ जाती हैं। वो जो राशिदा की बड़ी बेटी है ना, साबिहा, जिससे आप मिले थे, कितनी तमन्ना थी उसकी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की, वकील बनने की, मगर बेचारी के सारे सपने चूर चूर हो गए। पढ़ना लिखना तो दूर, उल्टे 5 छोटे छोटे भाई बहनों का वजन आन पड़ा उस बेचारी के कंधे पे। देखिए कि उस लेटर की कॉपी है जो उसने अपने इलाके के एमपी को अपनी मां को छुड़ाए जाने की दरख्वास्त में लिखा था। लिखती है, जब तक ये ताकतवर लोग मेरे देश की औरतों को इस तरह धोखा देकर बाहर ले जाते रहेंगे, तब तक मेरे जैसी सैकड़ों हजारों लड़कियों के सपने ऐसे ही अधूरे रहते रहेंगे। उस लेटर का आई मीन कुछ हुआ उस लेटर का? नथिंग एट ऑल। कुछ भी नहीं हुआ साहब। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं एमपी इसके पास देखने के लिए, वक्त कहाँ है? राठी साहब, ये जो सबीगा के फादर हैं बशीर मोहम्मद, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ठीक है, मिल लीजिए, मगर घर पर नहीं। मोहल्ले वाले एतराज कर सकते हैं, साले बुज़दिल कहीं के। बेचारे को मार भी पड़ी और उसी को सुनाने आ गए। आप कल मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब इजाजत चाहूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, बाय बाय। सीधे? अभी सीधा, तो 2 फर्लंग के बाद लेफ्ट। बशीर भाई, आप कुछ आप लोग चाय पीजिए, मैं जरा दुकान बंद करके आता हूँ। जी। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? कहना क्या है साहब, अपने मुकद्दर को रो रहा था। वो नौकरानी नहीं है साहब, उसे तो जबरदस्ती उन हैवानों की जिस्मानी भूख का शिकार बनना पड़ता है, रोज दर रोज। पैसे भी उसे नहीं देते, और अगर वो वापस लौटना चाहे तो भी नहीं लौट सकते। रशीदा बेगम, मेरा मतलब आपकी वाइफ की बाहर जाने की बात कैसे शुरू हुई, कुछ याद है आपको? क्या करें साहब, मुकद्दर ही खराब था। पिछले साल मुझे हर्निया की तकलीफ हो गई थी। अस्पताल वालों ने ऑपरेशन करने के लिए कहा। घर में इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि
तकलीफ की वजह से कई महीनों से काम पे भी नहीं जा पा रहा था। बस उन्हीं हालातों में रशीदा बेगम ने अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले लिए। बस साहब, वही उधार आज गले की हड्डी बना हुआ है। उसकी वजह से हमारी यह हालत है। रियाज मियां की दी हुई रकम बढ़कर 7,000 हो गई है। वो कैसे? पहले तो उन्होंने कहा कि ये रकम उन्होंने खुद दी है, फिर बाद में कहने लगे ये रकम उन्होंने किसी बनिए से ली है उधार में, अपना ऑटो गिरवी देकर। तो उस पे ब्याज चढ़ गया। अब सब पैसे तो देने ही होंगे। एक दिन वो किसी बनिए को भी ले आए ये दिखाने के लिए कि ये पैसे उन्होंने उनसे लिए। हमारी तो शामत आ गई थी साहब। हर रोज हमको डराते धमकाते थे, कहते थे पैसे लाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। रशीदा ने उनसे उधार जो ले लिया था साहब। फिर क्या हुआ? यही कोई 3 महीने पहले की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन जुमे का रोज था। तबीयत खराब होने की वजह से मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली थी। करीब 2-3 बजे मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से सीधा घर पहुंचा। मैंने देखा घर के दालान के बाहर रियाज मियां का ऑटो खड़ा है। मेरा माथा ठनका। साहब, मैं अंदर गया। हमने बहुत ही अच्छी फैमिली ढूंढी है आपके लिए। अजीब निहायत ही शरीफ आदमी है, उसकी बीवी है, 3 बच्चे हैं, एयर कंडीशन घर है। आपके लिए तो अलग कमरा रहेगा, पूरा आराम रहेगा। बस घर का कामकाज देखना होगा। और पैसे भी तो कितने अच्छे मिल रहे हैं। 7-7.5 हजार रुपए माहवार तनख्वाह, ऊपर से जेब खर्च और मुफ्त का खाना कपड़ा वगैरह अलग। बहुत अच्छा मौका है आपा, चली जाओ दुबई। 1 महीने की तनख्वाह में मुझे जो रुपया देना है वो भी चुकता हो जाएगा, और 2 साल के अंदर तो आप इतनी दौलत इकट्ठा कर लोगी कि सारे कुटुंब की पार लगा दोगी। पूछो ना नजमा बीबी से, इनकी बहन भी तो गई हुई है वहाँ। बिल्कुल सच कह रहे हैं रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी आ गए आज। हाँ, तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नमाज के बाद छुट्टी ले ली। फैक्ट्री नहीं गया। बशीर भाई, ये है अपने कादिर मियाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रेवल और पासपोर्ट का बिजनेस है इनका, दिल्ली और मुंबई में। अच्छा। बहुत रसूख वाले आदमी हैं। और ये अपनी नजमा भी है ना, इनकी दोस्त है। अच्छा अच्छा। इनके भी होटल है दिल्ली में। पर आप लोग यहाँ? अरे बशीर मियाँ, आपकी तो सारी परेशानियां दूर हो गई। रसीदा आपा के लिए बहुत बढ़िया नौकरी का इंतजाम हो गया है दुबई में। अब तो आप नोट गिनने की तैयारी शुरू करो। सारे उधार तो चुकता हो ही जाएंगे, और 2 साल के अंदर इतनी सारी दौलत इकट्ठा हो जाएगी कि सारे दलित दर दूर हो जाएंगे आप लोगों के, नजमा भी और कादर भाई की मेहरबानी से। आप दुबई जा रही? मैं बताने ही वाली थी आपको। आप काहे को फिक्र करते हैं बशीर साहब? दुबई जन्नत है, जन्नत। मेरी चचेरी बहन भी वहाँ रहती है। क्या मजे की जिंदगी जी रही है। बड़े नसीब वाले हो बशीर भाई, खुद घर आकर मदद देने आए हैं कादिर मियाँ। आपको कुछ नहीं करना है, सारा इंतजाम ये खुद करवा देंगे। आने जाने का किराया, वहाँ नौकरी का, कपड़े का, लत्ते का, पासपोर्ट का, और वो क्या कहते हैं वीसा वगैरह सब करा देंगे। आपको भी घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे, और मेरे जो रुपए आपके ऊपर निकलते हैं वो भी यही चुकता कर देंगे। पर वहाँ काम क्या करेंगी ये? वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके घरों के बच्चों की देखभाल करने के लिए एक जिम्मेदार औरत की जरूरत होती है। बस
उसी के लिए जाएंगी रशीदा बेगम। पर वो लोग जिनके यहाँ ये काम करेंगी, कौन लोग हैं वो? कैसे लोग हैं? बहुत ही अच्छे लोग हैं बशीर मियाँ। हम लोग पूरा इत्मीनान करने के बाद ही किसी को भेजते हैं। जनाब, हमारे नाम का भी तो कुछ सवाल है। जी, कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा इन्हें? देखिए जनाब, शुरू में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इन्हें अच्छा लगे तो आगे भी रह सकती हैं, और अगर ना अच्छा लगे तो बेशक लौट आए। सोच लो आप। अजी सोचना क्या है, तैयारियां शुरू करो, तैयारियां। ऐसे मौके कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद आपकी वाइफ के साथ कोई कांटेक्ट हुआ आपका? मेरा मतलब खतों के जरिए या टेलीफोन पर? जी नहीं, ना कोई चिट्ठी, ना कोई मनी ऑर्डर। हाँ, 1-2 दफे टेलीफोन पे जरूर बात हुई थी। वो भी उन्हें जल्दी जल्दी में किए थे, अलग अलग नंबर से, शायद चोरी से किए हों। दरअसल टेलीफोन पर बात करने से ही मुझे अंदाजा हुआ कि दाल में कुछ काला है। बशीर भाई, आपकी जब उनसे आखिरी बार टेलीफोन पर बात हुई थी तो कुछ याद है आपको कि कब बातचीत हुई और उन्होंने क्या बताया? हमेशा की तरह उसने राठी साहब के यहाँ टेलीफोन पर संदेशा छोड़ा था कि करीब 6-6:30 बजे मैं उसके फोन का इंतजार करूं। उस दिन मैं करीब 6 बजे ही वहां पहुंच गया, क्योंकि कभी कभी फोन जल्दी भी आ जाया करता था। करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद उसका फोन नहीं आया। मैं चलने ही वाला था कि उसका फोन आ गया। वो किसी होटल अल-ज़ुहैब, हाँ, अल-ज़ुहैब होटल से फोन कर रही थी। बहुत घबराई हुई थी, तभी आवाज में बात कर रही थी। मैं जोर से बात नहीं कर सकती। पर तुम बोल कहां से रही हो? एक होटल से। होटल से? क्या नाम है होटल का? अल-ज़ुहैब होटल। क्या? अल-ज़ुहैब। पर तुम होटल में पहुंच कैसे गई? यही तो रोना है। अब तो इन लोगों ने मेरी और भी दुर्गति कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जगह जगह की लड़कियों को इस होटल में रखा गया है। तरह तरह के लोगों के पास जाना पड़ता है। या अल्लाह, मुझे यहाँ से वापस बुला लो। खुदा के लिए मुझे यहाँ से वापस बुला लो। मुझे यहाँ एक पल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल जानवरों की तरह पेश होते हैं। मेरी जैसी कई लड़कियों को धोखे में डाला हुआ है। क्या नंबर है तुम्हारे कमरे का? नहीं बता सकती, रूम बदलते रहते हैं। पर तुम फोन कहां से कर रही हो? होटल के एक स्टोर रूम से कर रही हूँ, छुप कर रही हूँ। हरामजादी! हेलो हेलो, रशीदा बेगम? हेलो हेलो हेलो, रशीदा बेगम? देखिए बशीर भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ को ढूंढ निकालने की, लेकिन आप जानते हैं कि मामला बड़ा पेचीदा है। बारी मुल्क का और उनके कायदे कानून का मामला है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप हिम्मत ना हारिए, हम पर भरोसा कीजिए। ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कोई नई बात के बारे में पता चले तो मुझे फोन कीजिए या मिलने आ जाइए। मैं भी आपके कांटेक्ट में रहूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। चंदूलाल से थैंक यू कह देना। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, क्या बात है?
आपके चेहरे पे चमक, हाथों में महकते हुए कॉफी की ग्लासेस, आपके तेवर बता रहे हैं आप हमें कोई बहुत एक्साइटिंग खबर देने वाली। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी जी क्या बात है, बताइए ना, कुछ बात बनी या नहीं? पहले तो मुझे लगा था ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अब मुझे एहसास होता जा रहा है कि दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं है। मुझे मनोज के लिए, मेरा मतलब आप दोनों के लिए लड़की मिल गई है। लड़की मिल गई? कौन है? हाँ हाँ बताती हूँ, लेकिन एक बात शुरू से ही साफ हो जानी चाहिए। शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन। आपको बहुत समझदारी से पेश आना पड़ेगा, जरा सी भी ऊंची नीची बात नहीं होनी चाहिए। Of course, that goes without saying. पर ये मोहतरमा है कौन? मेरे बड़े भाई की मंगेतर है, बहुत ही इंटेलिजेंट और सलीके वाली लड़की है। शी इज वेरी करेजियस, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल, नहीं तो मेरे भैया मुझे मार ही डालेंगे। क्या बात कर रही है मैडम, हम आपको मरने कैसे दे सकते हैं? आखिर ये कॉफी हमारे लिए कुछ मायने रखती है। Cheers. Cheers. हाय फोक्स। हाय। भाई जिस तरह से कॉफी टकराकर आप लोग चीयर्स कर रहे हैं, उससे तो लगता है कोई बहुत ही खतरनाक और ड्रामेबाजी वाली न्यूज एक्सपोज होने वाली है। गेस करते रह जाएंगे। आई टेल यू देवेश साहब, ये कहानी वो पुलिस कॉन्स्पिरेसी की कहानी से भी ज्यादा एक्साइटिंग है, जो समीर साहब ने हमारे अखबार के शुरू होते ही पब्लिश की थी, वो वीडियो टेप्स और सारे सबूतों के साथ। Oh boy, what a story it was. अरे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ साथ 140 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हुए थे पूरे इंडिया में। और अगर ये स्टोरी उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है तो मुझे अपने प्रिंट ऑर्डर बहुत जल्दी से बढ़ाने पड़ेंगे भाई। That's right. ठीक है भेजता हूँ सर। डब्बू इनको ऊपर मैडम के पास लेके जा। अच्छा चलिए। आजा बेटा, 3 चाय लेके आ। बोलो। मैं याकूब, ये अंडों का बिजनेस है मेरा। अजमेरी गेट पे ठेले लगाता हूँ। वो आपसे फोन पे बात किया था, वो किसी औरत को दुबई में काम दिलाने के बारे में। कौन औरत है वो? वो हमारे जान पहचान की है, दिल्ली की ना है वो उसका मियाँ 4-5 दिन पहले आए हो, कहाँ गोरखपुर से। उधर उनका काम नहीं चल रहा था, इधर आके ठहरे अपने मियाँ के चचेरे भाई क्या कुछ काम की तलाश में। क्या उम्र होगी उस औरत की और दिखने में कैसी है? वो यही कुछ 24-25 है, गोरी चिट्टी माशाल्लाह खूबसूरत है। पर इस लड़की को देखने के बाद ही कुछ तय कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में जिन लोगों के घरों में हम इन्हें लगाते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसी वैसी लड़की को पसंद नहीं करते। ओ हम कब मना करिए, कभी देख लो। पर जान समझ लो, उसका जो मियाँ है ना बहुत ही खोचट है, 50 साल का बुढ़ा है, गाट गाट का पानी पिए। ये इसकी तीसरी जोड़ हुआ। कर ये छोड़ो, आप ये बताओ कि पैसे कितने दोगे, क्योंकि पैसे अच्छे लेंगे वो। अरे अभी क्या देंगे, 1-2 हजार, बाद में वहां जाके जब वो काम करने लगेगी तो 7,500-8 हजार रुपए महीना इन्हीं की तो है, वो भी टैक्स फ्री। फिर तो आपका काम हो ही नहीं सके साहब। खुदा कसम ईमान से आजकल तो 1-2 हजार रुपए चिल्ले में न भरे जाए। मुझे लगे वो बुढ़ा 5-6 हजार रुपए से कम एडवांस नहीं लेगा। और जो 1-2 हजार रुपए की बात कर रहे हो ना, वो आप खुद ही रख लो। ठीक है, वो उससे मिलने पे तय करें। और हमारा कमीशन? हम लोग एडवांस का 10% देते हैं। लो कर लो बात, खुदा हाफिज, जा रही हूं मैं। अरे सुनो, इधर आओ, बैठो। बोलो। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो हम 20% भी देने को तैयार हैं, पर पहले मिलवाओ तो। कब मिलवा सकते हो? हमको क्या, अभी चलो। क्या ख्याल है चंदर भाई? चंगा चलते हैं, अभी 6 बजे, आधे घंटे में चलते हैं। तुम बाहर रिसेप्शन में इंतजार करो, हम अभी आते हैं। और ठीक है बीजी, मैं बाहर खड़ा हूँ, आ जाइए। आइए नजमा जी, आइए चंदा भाई, आइए। रहमत मियाँ कैसे हैं? क्या बात है याकूब मियाँ, इस वक्त अचानक? और रहमत भाई, मैंने आपका काम करा दिया बहुत अच्छी जगह, इसलिए सोचा मैंने लगे हाथ आपसे मुलाकात करवा दूं। कौन सा काम? और रेहाना भी को दुबई में काम दिलाने के मुताल्लिक
ये नजमा भी है, इनका होटल और ट्रैवल का बिजनेस है। और माशाल्लाह चंदर भाई है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दुबई में इनकी एजेंसी भी है, बड़े बड़े शेखों के यहाँ खातूनों को काम दिलवाते हैं ये। मैंने इनसे सारी बातें कर ली हैं, बहुत अच्छा काम दिलवा देंगे। और पासपोर्ट वीजा वगैरह भी सब यही बनवाने। पर ऐसा है ये सोच रहे थे कि बार रेहाना बीवी से मिल ले, इसलिए आए ये। वो सब तो ठीक है मगर मैंने वो सारी बातें भी कर ली है। पर बात क्या है कि इन लोग किसी को एडवांस नहीं देते ही नहीं। पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो रेहाना बीवी के लिए कुछ ना कुछ, मेरा मतलब 4-5 हजार रुपए के एडवांस देने की तो सोच सकते हैं। पर रहमत भाई पहले आप उनसे मिलवाएं तो। और रहमत भाई बुलवा लीजिए, आखिर अगर बाहर जाना तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप लोग बैठिए। बैठिए। बेगम जरा बाहर आइएगा। ये है रेहाना बेगम। आदाब। रानी? Scoop! That's what I want. Scoop! ये लीजिए एग्रीमेंट के मुताबिक पूरे 20 लाख रुपए। I guarantee you, my boy. यह हादसा अपने आप में अकेला हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लॉट का एक चुटकी भर हिस्सा है। Merely a tip of the iceberg. ये तूफान थोड़ी है, तूफान तो अभी आएगा। क्या मांगता है तुमको कमिश्नर? Are you threatening me? हम तुमको एडवाइस दे रहा है। अभी जाओ, ढूंढो उस औरत को। रात के 8 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। उसके बाद वही होगा जो अभी हमने कहा है। चल पकड़ दे। सॉरी सॉरी। Sorry, Mr. Commissioner. At this police station, we go strictly by the book. Hey! मस्का नहीं। जब भी तुम हमको मस्का लगाता है ना, हमको तुम चीट करता ही करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अदाकारी, खूबसूरत अदाकारी।
कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर काउंसलर। अखबारों को सुर्खियों की जरूरत तो होती है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि देश पर आंच आ जाए। You are just after a sensation, a thrill. सर, मैं घर की तलाशी शुरू करना चाहती हूँ। Go ahead. वो एजेंसी के मिस्टर नाटेश कह रहे थे कि आपको कोई लिफाफा भेजना था उनके लिए। ओह यस, मैं भूल ही गया था। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आया। टेल मी रोज, ईश्वर को मानने वाले लोग इतने बुझदिल, इतने कायर क्यों होते हैं? देखो भैया चौगले, वो जो चूहेदानी होती है ना, चूहेदानी मास्टर, तो तुम समझ लो तुम अब चूहेदानी में हो। यस, गिरफ्तार हो सकती थी तुम। तुम्हारी कस्टडी में एक बेगुनाह आदमी की पूरी तरह पिटाई होने के दौरान उसकी मौत हो जाने के जुर्म में। What?